करंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल करंट कहते किसे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इफ Q charge flow in time t, then current I is equal to Q upon T. The unit of current is ampere. Another unit of current is coulomb per second. SI unit of current is per ampere. तो करंट दो तरह के होते हैं, एक DC और एक AC। DC करंट और AC करंट में क्या फ़र्क होता है? DC करंट जो होती है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये एक डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। नो चेंज इन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। और AC करंट जो होती है, ये AC करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अगर हम ग्राफ बनाएं तो DC का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपका मान लीजिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। DC मान लीजिए 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की है। ये ऊपर यहाँ V वोल्ट और इधर आपका टाइम। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ, ये मान लीजिए 12 वोल्ट है। तो अब ये जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये DC का ये ग्राफ है। आप ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये 12 वोल्ट यहाँ भी है। जब टाइम इतना है, टाइम मान लीजिए यहाँ T1 है, या मान लीजिए 1 सेकेंड है, या 1 माइक्रो सेकेंड है। 1 माइक्रो सेकेंड पर भी वोल्टेज यही है। 2 माइक्रो सेकेंड पर भी देखिए वोल्टेज यही है। 3 माइक्रो सेकेंड पर वोल्टेज यही है। 4 माइक्रो सेकेंड पर वोल्टेज यही है। तो टाइम के साथ साथ इसके वोल्टेज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये ग्राफ DC का है, 12 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC। और अगर हम 12 वोल्ट AC को दिखाएं तो AC का ग्राफ ऐसे बनेगा। नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। इस पर आप टाइम ले लीजिए और ये वोल्ट बताएगा। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, AC का ग्राफ। आप ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी वैल्यू है वोल्ट की, वोल्टेज की, उसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो देखिए टाइम के साथ साथ देखिए इसकी वैल्यू देखिए बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए पीक पर चली गई। इसके बाद देखिए ये घट रही है, घट करके देखिए यहाँ 0 हो गई। ये बीच वाली जो लाइन है वो 0 लाइन है। फिर देखिए ये नीचे की तरफ ये इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखिए माइनस आ गई, ये माइनस है। फिर डिक्रीज हो रही है, 0 आ गई। फिर इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव के तरफ, ये देखिए ये मैक्सिमम आ गई। तो इस तरह से टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बदल रही है। तो ये AC करंट है, कंटिन्यूअसली चेंज इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड
पीरियाडिकली अकॉर्डिंग टू टाइम, पीरियाडिकली चेंज हो रही है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर, तो यहाँ से लेकर के ये ऊपर का हाफ साइकिल और नीचे का हाफ साइकिल मिल करके देखिए ये कंप्लीट साइकिल हुआ। यहाँ पर ये कंप्लीट साइकिल हुआ। तो एक साइकिल, एक पूरा कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी, यहाँ टी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, T/2, यहाँ कितना हो जाएगा, T/4, ठीक, ये T/4 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए एक पूरा चक्कर करने में कोई चीज एक पूरा चक्कर करती है तो कितना तय करती है, टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जो है 0 हुआ। तो उसने एंगुलर डिस्टेंस जो तय किया 2π, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगुलर डिस्टेंस उसने तय किया 2π। और एक पूरा चक्कर करने में लगा टाइम पीरियड कैपिटल T। तो एंगुलर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डिस्टेंस 2π अपॉन टाइम T। एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन T, ये चीज आप याद रखते रहिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, ठीक। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, जहां f इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए यहाँ से आधा हाफ साइकिल और ये नीचे का हाफ साइकिल, दोनों मिल करके ये फुल साइकिल हुए। तो यहाँ से चला और यहाँ तक एक चक्कर हुआ, एक साइकिल हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल हुआ। तो देखिए ये एक चक्कर, दो चक्कर, फिर 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर। तो एक सेकंड में जो चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी। एक सेकंड में ये जितना चक्कर करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी ये है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकल जाएगी ओमेगा। तो ये दोनों चीज़ें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको संभाल करके रखिए अपने पास, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसका टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर करने में लगे टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। हमारे घरों में जो एसी इलेक्ट्रिक आती है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में जो फ्लो होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज, F इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में जो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड होती है। 50 साइकिल पर सेकेंड होती है। अब देखिए जनरेटर, अब कौन कौन सी कहाँ कहाँ एसी आपको मिलेगी, कहाँ कहाँ डीसी मिलेगी। घड़ी के अंदर जो सेल लगा होता है डीसी है। आपके मोबाइल की बैटरी में, मोबाइल में जो बैटरी लगी है वो डीसी करंट देती है। आपकी जो बैटरी है इन्वर्टर की वो डीसी होती है, मगर जो इन्वर्टर लगा होता है वो उस डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में।
ये इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि बैटरी डीसी सप्लाई है तो इन्वर्टर भी जो डीसी दे रहा है ना, बैटरी के डीसी को 220 में इन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है एसी में। जनरेटर जो आते हैं वो एसी सप्लाई देता है, डीसी जनरेटर भी होते हैं, उस एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा एसी और डीसी के बारे में। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से यहाँ एक पूरा चक्कर करने में कितना ये डिस्टेंस 2 पाई, एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई। तो एक पूरा चक्कर किया ये, तो ये 2 पाई हुआ। ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा पाई। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 0, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 2। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। आइए अब हम अब देखिए एसी करंट को या एसी वोल्टेज को हम ऐसे दिखाते हैं। हम एसी करंट को हम ये इस वक्त दिखा रहे हैं 0 x y। ये इसकी पीक वैल्यू है। धीरे धीरे देखिए ये करंट ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसको हम लिखेंगे I0। मैक्सिमम जहाँ तक ये पहुँच रहा है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, इसको लिखेंगे I0। ये मैक्सिमम करंट है। तो ऊपर हम करंट लेते हैं I, ये जो वैल्यू है वो I0 है, ये I0। अब मान लीजिए किसी टाइम t में, किसी इंस्टेंट या किसी टाइम t में यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा t, और ये पहुंचा मान लीजिए पॉइंट P पर। दिखाई दे रहा है ना, पॉइंट P पर पहुंचा ये, और ये डिस्टेंस जो इसने तय किया वो डिस्टेंस मान लो y। देखिए ये यहाँ ओरिजिन से चलते हुए ये पहुंचा पॉइंट P पर, टाइम लगा t, और कितना डिस्टेंस तय किया इसने, y। तो ये y क्या, इस पर हम I ले रहे हैं ना, y एक्सिस पर हम करंट ले रहे हैं। तो ये करंट देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे ये करंट ये बढ़ रहा है। करंट I0 मैक्सिमम पहुंच गया। यहाँ पर करंट मान लीजिए I है, ये करंट यहाँ पर I है। t टाइम पर जब ये पॉइंट P पर पहुंचा तो इस समय जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये मान लीजिए I है। इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। तो जैसे आप इक्वेशन वेव का आप लिखते हैं y = a sin ओमेगा t, या y = a sin phi।
ये वाई एक्सिस पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, और ये ए एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ एम्पलीट्यूड आई नॉट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। अब फाई क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, फाई हो जाएगा ओमेगा टी। तो इसका इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम के बाद इस करंट की जो वैल्यू है वो आई है। तो इस करंट की टी टाइम में इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी। ठीक इसी तरह से अगर ये टाइम और वोल्टेज का अगर ये ग्राफ हो तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या V को E भी लिखा जाता है। V और E में ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, या इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये वोल्टेज की, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये करंट की पीक वैल्यू है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ लिख लें आई, ये आई क्या है, आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट, और आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक इसी तरह से ये जो V है, V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और V नॉट पीक वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये है। अब आप ये देख रहे हैं कि आई नॉट बहुत कम टाइम के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद देखिए ये नीचे आ रहा है, बहुत कम टाइम के लिए निगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद फिर ये देखिए ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आई नॉट अगर 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट अगर ये डीसी होता तब तो वो थ्रू आउट टाइम, पूरे टाइम के लिए वो 10 वोल्ट बना रहता। मगर यहाँ तो 10 वोल्ट, अगर आई नॉट अगर 10 वोल्ट है पीक वैल्यू, तो बहुत कम टाइम के लिए ये 10 वोल्ट पर जो है रुकता है, रहता है, उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगता है। तो हमेशा ये 10 वोल्ट पर ये तो रह नहीं रहा है, बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट तक गया, फिर जो है धीरे धीरे कम होता गया, 0 हो गया, फिर नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एसी 10 वोल्ट की है, क्योंकि 10 वोल्ट पर कितने टाइम तक रह ही रहा है ये। इस पूरे साइकिल में 10 वोल्ट
मैक्सिमम पर यहाँ है और निगेटिव मैक्सिमम 10 वोल्ट यहाँ है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये AC 10 वोल्ट की है। जैसे DC 10 वोल्ट है उस तरह से ये AC जो है, जो 10 वोल्ट 10 एम्पियर, सॉरी वोल्ट नहीं एम्पियर, 10 एम्पियर की DC जितने टाइम में काम करेगी उतने ही टाइम में 10 एम्पियर की AC करंट उतना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि ये 10 वोल्ट, ये 10 एम्पियर बहुत कम टाइम के लिए यहाँ है और यहाँ है, बाकी यहाँ देखिए मिनिमम पर आ रहा है, फिर देखिए 0 हो जा रहा है, फिर निगेटिव में जो हो जा रहा है। तो चूंकि लगातार ये 10 एम्पियर तो ये है नहीं, इसलिए अगर आप किसी कॉइल में, जो हीटिंग कॉइल है, अगर आप 10 वोल्ट का 10 एम्पियर का DC करंट फ्लो कराएं और 10 एम्पियर की AC करंट फ्लो कराएं, 10 एम्पियर जिसका पीक वैल्यू 10 एम्पियर हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ऐसी AC फ्लो कराएं जिसका पीक जो है 10 एम्पियर हो। तो जितने टाइम में DC पानी को गर्म कर देगा उतने टाइम में ये गर्म नहीं कर पाएगा, उतना काम ये नहीं कर पाएगा। तो इसकी एक एवरेज वैल्यू होती है, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। इसकी RMS वैल्यू भी लिया जाता है। तो इसकी पीक वैल्यू के बारे में आप समझ गए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बताने आपको इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है और इसकी RMS वैल्यू क्या होती है। तो